हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम HSSC TGT एग्ज़ाम 2023 के लिए पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप के अंतर्गत यूनिट 2 अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के कुछ टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग ये आपकी यूनिट 2 है पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप में। इसमें हम कर रहे हैं सबसे पहले स्कूल करिकुलम यानी विद्यालय पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को विद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सभी गतिविधियों और अनुभवों का कुल योग है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि करिकुलम क्या है। तो करिकुलम जो है वांछित उद्देश्य यानी जो निर्धारित उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए यानी हासिल करने के लिए शिक्षार्थियों यानी छात्रों को विद्यार्थियों को विद्यालय द्वारा दी जाने वाली प्रदान की जाने वाली सभी गतिविधियों यानी एक्टिविटीज़ और अनुभवों का कुल योग है। अनुभवों मीन्स एक्सपीरियंस। इसके बाद है पाठ्यचर्या यानी करिकुलम लैटिन भाषा के क्यूरेर से लिया गया है, जिसका अभिप्राय है दौड़ना अथवा रेस कोर्स। दौड़ना को कहेंगे रन, यानी करिकुलम लैटिन भाषा के क्यूरेरे से लिया गया है, जिसका अभिप्राय है दौड़ना अथवा रेस कोर्स यानी रन। पॉइंट नंबर 1 पर चलते हैं। पाठ्यचर्या का अभिप्राय एक निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चलाया जाने वाला कारण है। पाठ्यचर्या से हम ये समझते हैं कि एक निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चलाया जाने वाला कारण है। सेकंड है, मुनरो का कहना है पाठ्यचर्या उन सभी अनुभवों का समावेश करती है जिनका उपयोग विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पाठ्यचर्या उन सभी अनुभवों, वो सारे एक्सपीरियंस, उनका समावेश है, उनका इंक्लूजन करती है जिनका उपयोग विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो कि विद्यालय जो है उपयोग करता है ताकि शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त किए जा सके। थर्ड पर चलते हैं। करिकुलम को बालक की रुचि के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए तथा आत्म अनुभव के अवसर प्रदान करना चाहिए। यानी करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अनुसार हो, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट हो, तथा उसमें सेल्फ एक्सपीरियंस की जो है अपॉर्चुनिटी हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। करिकुलम को समग्र रूप से किसी व्यक्ति के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। करिकुलम को समग्र रूप से मीन्स एज ए होल किसी व्यक्ति के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और 5वां है, करिकुलम अपनी गतिविधियों और अनुभवों के रूप में समझ है। करिकुलम के हम अलग अलग पॉइंट्स देख रहे हैं, अलग अलग यहाँ पर जो है विचार जो रखे गए हैं कि करिकुलम अपनी गतिविधियों यानी एक्टिविटीज और अनुभवों मीन्स एक्सपीरियंस के रूप में समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। अगला पॉइंट है, करिकुलम विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोप्रेरणा पक्ष के अनुरूप है। करिकुलम जो है वो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, भावात्मक यानी अफेक्टिव तथा मनोप्रेरणा पक्ष यानी साइकोमोटर के अनुरूप है। अब चलते हैं हम 7वें पॉइंट पर। करिकुलम के मूल्यांकन के लिए बच्चों के लिए उपयुक्त दिशा निर्देश अथवा विचार होते हैं। करिकुलम का जब मूल्यांकन करना हो तो बच्चों के लिए उपयुक्त यानी सूटेबल दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस अथवा विचार यानी आइडियाज़ होते हैं, जिनके द्वारा शिक्षक उनकी उपलब्धि का मूल्यांकन करता है कि भाई इन चीज़ों के अनुसार जो है शिक्षक जो है जो बच्चों ने जो अचीवमेंट हासिल करी है उनका इवैल्यूएशन करता है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 8, करिकुलम विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की सूची है। कि करिकुलम क्या है, जो विद्यार्थियों को जो कंटेंट पढ़ाया जाता है उसकी लिस्ट है। 9th है, करिकुलम एक विद्यालय, स्कूल या कॉलेज में पालन किया जाने वाला पाठ्यक्रम है। कि करिकुलम जो है वो एक विद्यालय हो या कॉलेज हो उसमें जो अडॉप्ट किया जाने वाला पाठ्यक्रम है यानी सिलेबी है।
इसके बाद 10वां है क्यूरिकुलम विषयों का एक समूह है, एक सेट ऑफ सब्जेक्ट है। ये क्यूरिकुलम क्या है? ए सेट ऑफ सब्जेक्ट्स। 11th है क्यूरिकुलम विद्यालय या कॉलेज की गतिविधियों का कार्यक्रम है। 12th है क्यूरिकुलम में विद्यालय अथवा कॉलेज में आयोजित पाठ्यचर्या तथा पाठ्येतर गतिविधियों दोनों सम्मिलित हैं। तो जो क्यूरिकुलम होता है उसमें जो है, चाहे वो विद्यालय हो या कॉलेज हो, उसमें जो भी आयोजन किया जाता है, चाहे वो पाठ्यचर्या का हो, क्यूरिकुलर का हो या पाठ्येतर हो, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ हों, दोनों शामिल होते हैं। 13th पर चलते हैं। पाठ्यचर्या यानी क्यूरिकुलम अध्ययन विषय वस्तु यानी स्टडी मटेरियल का एक समूह है, सेट है। 14th पॉइंट है क्यूरिकुलम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जो एक शिक्षार्थी विद्यालय अथवा कॉलेज में प्राप्त करता है। तो क्यूरिकुलम में वो सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जो एक शिक्षार्थी विद्यालय अथवा कॉलेज में प्राप्त करता है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्यूरिकुलम की बात की, तो आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या डिफरेंस है सिलेबस और क्यूरिकुलम में। तो ये तो आपको पता लग ही गया कि भाई जो क्यूरिकुलम है उसका जो दायरा जो है वो काफ़ी विस्तृत होता है। इसकी जो अवधि है वो जब तक कोर्स चलता है तब तक होती है। तो ये आप ये मान के चल सकते हैं कि क्यूरिकुलम में सारी क्यूरिकुलर और एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी शामिल होती हैं। ये विस्तृत होता है और ये पूरा कोर्स जब तक समाप्त तब तक ये चलता रहता है। और जो आपका सिलेबस है उसका दायरा जो है वो संकीर्ण होता है और एक वो निश्चित अवधि तक ही उसका जो होता है, जो टॉपिक्स पढ़ने होते हैं वो हम पढ़ते हैं, तो वो सिलेबस कहलाता है। एक बार कंसेप्ट ऑफ सिलेबस एंड क्यूरिकुलम जो है वो हम देख लेते हैं। सिलेबस यानी पाठ्यक्रम वह दस्तावेज है जिसमें किसी विषय में शामिल अवधारणाओं यानी कंसेप्ट्स के सभी भाग सम्मिलित होते हैं। पाठ्यक्रम एक निश्चित अवधि के लिए होता है। इसकी प्रकृति वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव होती है। यह एक निश्चित अवधि फिक्स टर्म के लिए है और इसका दायरा जो है संकीर्ण है। तो पाठ्यक्रम वह दस्तावेज है जिसमें किसी विषय में शामिल अवधारणाओं के सभी भाग सम्मिलित होते हैं। जैसे मैथ्स का सिलेबस अलग, साइंस का अलग, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, इसको हम पाठ्यक्रम कहेंगे। और ये एक निश्चित अवधि के लिए होता है कि इसको हमने उस क्लास में पढ़ा। इसकी प्रकृति जो है वर्णनात्मक होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है। यह एक निश्चित अवधि फिक्स टर्म के लिए है और इसका दायरा संकीर्ण है। अब चलते हैं हम करिकुलम। जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्यूरिकुलम यानी पाठ्यचर्या समग्र सामग्री है, यानी ओवरऑल कंटेंट है, जिसे एक शैक्षिक प्रणाली यानी एजुकेशनल सिस्टम या पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। इसकी प्रकृति नियमों के अनुसार यानी निर्देशात्मक कह सकते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव होती है। इसकी अवधि जब तक कोर्स चलते हैं तब तक होती है और इसका दायरा जो है विस्तृत है, चौड़ा है, वाइड है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्यूरिकुलम डेवलपमेंट की। पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांत। पहला है प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन को कहेंगे भविष्य उन्मुखीकरण का सिद्धांत। तो इसमें जो मेन पॉइंट ये है कि अधिगम उन विशिष्ट जीवन स्थितियों से करीब से जुड़ा होना चाहिए जो शिक्षार्थी समूहों का सामना करते हैं। यानी लर्निंग जो है वो उन स्पेशल जो है या स्पेसिफिक जो जीवन की जो स्थितियां हैं, लाइफ सिचुएशंस हैं, उनसे निकट से जुड़ा होना चाहिए जो शिक्षार्थी समूहों का सामना करते हैं। सेकंड पर चलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन को कहते हैं सहसंबंध। सहसंबंध का सिद्धांत। पाठ्यचर्या यानी क्यूरिकुलम समाज के लक्ष्यों और उद्देश्यों से संबंधित है। लक्ष्य गोल्स और उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स। एक समाज में लोगों के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रदान किए गए अनुभवों के द्वारा पूर्ण करना होता है। एक समाज में लोगों के लक्ष्य और उद्देश्यों को प्रदान किए गए अनुभवों के द्वारा पूर्ण करना होता है। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी की। आपने प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन पढ़ लिया, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन देख लिया। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता का सिद्धांत। तो
पाठ्यक्रम विद्यार्थी के लिए व्यावहारिक उपयोग का होना चाहिए, यानी उसका प्रैक्टिकल यूज होना चाहिए, तो इसलिए व्यावसायिक और तकनीकी आधार को बनाए रखना चाहिए। तो जो भी हमारा जो पाठ्यक्रम है वो विद्यार्थी के लिए उसका जो है प्रैक्टिकल यूज होना चाहिए, और उसमें व्यावसायिक यानी वोकेशनल और तकनीकी मीन्स टेक्निकल बेस को जो है हमें मेंटेन रखना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूडिंग ऑल द एक्टिविटीज़, यानी सभी गतिविधियों को सम्मिलित करने का सिद्धांत। तो इसमें पाठ्यचर्या एक विस्तृत और व्यापक प्रक्रिया है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसका दायरा जो है चौड़ा है, विस्तृत है, ब्रॉड है, कॉम्प्रिहेंसिव है। पाठ्यचर्या कक्षा निर्देश से कहीं ज़्यादा है। पाठ्यचर्या जो है वो कक्षा में जो हम निर्देश या डायरेक्शन देते हैं उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सारी क्यूरिकुलर और एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। इसे विद्यार्थी के समग्र विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट पर केंद्रित होना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन का सिद्धांत। राष्ट्र के पाठ्यचर्या विकास के शैक्षिक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए पाठ्यचर्या को लचीला होना चाहिए, यानी राष्ट्र का जो क्यूरिकुलम डेवलपमेंट है उसके जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूर्ण करने के लिए क्यूरिकुलम जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए और हर स्तर पर छात्रों की ज़रूरतों के लिए उपयुक्त होना चाहिए, और प्रत्येक स्तर पर इसे जो छात्रों की जो आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, उनके अनुसार होना चाहिए। अब हम बात करेंगे ओवर्ट एंड हिडन क्यूरिकुलम की। तो हिडन क्यूरिकुलम होता है छिपा हुआ पाठ्यक्रम। तो हिडन क्यूरिकुलम को देख लेते हैं। यह अनियोजित यानी अनप्लैन्ड होता है और अनपेक्षित पाठ्यक्रम को संदर्भित करता है, यानी उसको इंगित करता है, उसको रेफ़र करता है, लेकिन सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको हिडन क्यूरिकुलम की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि हिडन क्यूरिकुलम एक अनियोजित या अनपेक्षित पाठ्यक्रम को संदर्भित करता है, लेकिन सीखने में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यह अनियोजित मीन्स अनप्लैन्ड, अलिखित मीन्स जो रिटन ना हो यानी ओरल हो, और मूल्यों यानी वैल्यूज, नियम यानी रूल्स, व्यवहार यानी बिहेवियर, दृष्टिकोण मीन्स एटीट्यूड, और अंतर्निहित शैक्षणिक यानी एजुकेशनल, सामाजिक यानी सोशल, और सांस्कृतिक यानी जो है कल्चरल संदेशों को संदर्भित करता है जो विद्यार्थियों को विद्यालय में रहने के दौरान संप्रेषित करते हैं। तो यह जो आपका हिडन क्यूरिकुलम है ये है नियोजित, अलिखित, मूल्यों, नियमों, व्यवहार, दृष्टिकोणों और अंतर्निहित शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदेशों को संदर्भित करता है जो विद्यार्थियों को विद्यालय में रहने के दौरान संप्रेषित करते हैं। तो आपको हिडन क्यूरिकुलम यानी छिपा हुआ पाठ्यक्रम समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ओवर्ट क्यूरिकुलम यानी खुला हुआ पाठ्यक्रम यानी प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम। तो यह एक तर्काधार को इंगित करता है, यानी संकेत देता है, इशारा करता है, जो पाठ्यचर्या का समर्थन करता है। विच फेवर्स क्यूरिकुलम, यह पूर्ण किए जाने वाले सामान्य लक्ष्य को परिभाषित करता है। जो लक्ष्य हमें पूर्ण करना है उसको ये डिफाइन करता है। यह महारत हासिल करने के लिए विशिष्ट उद्देश्यों को निर्देशित करता है। जो प्रत्यक्ष आपका पाठ्यक्रम है ये महारत हासिल करने के लिए जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको निर्देशित करता है, और यह उस क्रम को निर्देशित करता है जिसमें उद्देश्यों का अध्ययन होना चाहिए, और यह उस क्रम को जो है निर्देशित करता है, उस श्रृंखला को निर्देशित करता है जिसमें उद्देश्यों का अध्ययन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी किया जाना चाहिए। तो ये तो था आपका ओवर्ट एंड हिडन क्यूरिकुलम। अब हम बात करते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की, यानी मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान। तो फाउंडेशनल लिटरेसी होता है मूलभूत साक्षरता, और फाउंडेशनल न्यूमरेसी होता है मूलभूत अंक ज्ञान। तो पहले देखते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी यानी मूलभूत साक्षरता को। इसमें जो ए पॉइंट है उसमें है अक्षरों को पहचाने और शुरू के अथवा अंतिम शब्दों की पहचान करें। अक्षरों को पहचाने मीन्स रिकॉग्नाइज लेटर्स, और शुरू के और अंतिम शब्दों की पहचान करें मीन्स पहचानना मीन्स रिकॉग्नाइज करना, और शुरू के मीन्स इनिशियल और अंतिम मीन्स लास्ट, और शब्द मीन्स वर्ड्स।
तो इसमें क्या होता है कि जो ये आजकल फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी है, ये FLN है बोलते हैं इसको, और ये 1st to 3rd तक अभी हमारे हरियाणा में भी ये चला हुआ है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है, अक्षरों को पहचानना और शुरू के अथवा अंतिम शब्दों की पहचान करना। भी है परिचित शब्द को पढ़ें, यानी जो फैमिलियर वर्ड्स हैं उनको पढ़ना। फिर है समझ के द्वारा सुने, यानी लिसन विथ कॉम्प्रिहेंशन। कोई भी बात बताई जा रही है उसको सिर्फ समझना है। तो जो भी है पढ़ाई यहाँ पर वो समझ के द्वारा है, यानी समझ के द्वारा सुने। और फिर D है आपका धारा प्रवाह तथा समझ के साथ मौखिक रूप से पढ़ें। धारा प्रवाह को कहेंगे फ्लुएंसी, और समझ के साथ मीन्स विद कॉम्प्रिहेंशन। मौखिक रूप से पढ़े मीन्स रीड ओरली विद फ्लुएंसी एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो जो मेन बातें हैं वो हैं रिकॉग्नाइज लेटर्स एंड रिकॉग्नाइज इनिशियल और लास्ट वर्ड्स, रीड फैमिलियर वर्ड्स, लिसन विद कॉम्प्रिहेंशन, रीड ओरली विद फ्लुएंसी एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये आपका है फाउंडेशनल लिटरेसी। अब आते हैं हम फाउंडेशनल न्यूमरेसी पर, यानी मूलभूत अंक ज्ञान पर, जिसमें A है संख्याओं की पहचान करें, रिकॉग्नाइज नंबर्स। B है संख्याओं के मध्य भेद करें, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन नंबर्स। C है फाइंड मिसिंग नंबर्स, लुप्त संख्याओं को ज्ञात करें। और D है सॉल्व एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड वर्ड्स प्रॉब्लम्स, यानी जोड़ घटाव तथा शब्द समस्याओं को हल करना। इसके अंदर 4 पॉइंट: फाउंडेशनल न्यूमरेसी, रिकॉग्नाइज नंबर्स, संख्याओं को पहचानना, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन नंबर्स, संख्याओं के मध्य भेद करना, लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना मीन्स फाइंडिंग नंबर्स, जोड़ घटाव तथा शब्द समस्याओं को हल करना, यानी एडिशन के सब्ट्रैक्शन के सवाल करना, उनको सॉल्व करना, और वर्ड प्रॉब्लम्स को देखना, यानी उनका भी हल करना। इसके बाद आगे है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 की हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसको हम NEP 2020 कहते हैं, स्टेट्स ये कहती है दैट ए नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी सेटअप, कि एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर, फॉर अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स। अटेनिंग का मतलब प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? सार्वभौमिक जो है मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान सभी प्राथमिक विद्यालयों में। इट आल्सो एम्स टू आइडेंटिफाई स्टेट वाइज टारगेट्स एंड गोल्स। ये इसका लक्ष्य ये भी है कि जो राज्य के अनुसार जो है, यानी स्टेट वाइज जो है टारगेट्स और गोल्स जो है वो पहचाने जाएं, और जिनको जो है प्राप्त किया जाए 2025 तक, टू बी अटेन्ड बाय 2025। नाउ द 5 पिलर्स ऑफ FLN आर, जो FLN के जो 5 पिलर्स हैं उसमें पहला है एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो शैक्षिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इसमें एक आजकल FLN में प्रिंट रिच भी चला हुआ है प्रोग्राम जो है, जिसमें बच्चे जो हैं चार्ट्स वगैरह जो है बनाएंगे, और टीचर जो है टॉपिक के टाइम जो है उन चार्ट्स वगैरह का यूज करके बच्चों को दिखाएगा। सेकंड है एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा तक पहुंच। थर्ड है बेसिक हेल्थ, यानी जो मूल स्वास्थ्य है। और फोर्थ है लर्निंग आउटकम्स, जो सीखने के जो आउटकम्स हैं। और फिफ्थ है गवर्नेंस। तो ये 5 पिलर्स हैं FLN के। अब हम बात करते हैं नीड ऑफ FLN कि FLN की आवश्यकता क्यों है। पहला है कम सीखने का स्तर, कि लर्निंग लेवल जो है वो काफ़ी लो है, इसीलिए FLN की ज़रूरत है। सेकंड है ड्रॉप आउट दर में बढ़ोतरी, इंक्रीज ड्रॉप आउट रेट, कि ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बच्चे जो है स्कूल जब छोड़ देते हैं तो उसको ड्रॉप आउट बोलते हैं। तो ड्रॉप आउट दर में बढ़ोतरी, इंक्रीज हो जाना। थर्ड है अनुचित भाषा एवं गणितीय कौशल, मीन्स नॉट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल स्किल्स। बच्चे जो हैं अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते, मैथमेटिकल स्किल्स का यूज़ नहीं करते, तो दैट्स वाई द नीड अरोज फॉर
FLN। आगे चलते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ FLN की FLN के जो की कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है डिकोडिंग, दूसरा है ओरल लैंग्वेज, थर्ड है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फोर्थ है रीडिंग फ्लुएंसी और फिफ्थ है राइटिंग। FLN के ये 5 कंपोनेंट्स याद रखने हैं। पहला है डिकोडिंग करना, सेकंड है जो मौखिक भाषा, थर्ड है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो भी पैसेज है उसको पढ़ना, फिफ्थ है रीडिंग फ्लुएंसी यानी धारा प्रवाह से पढ़ना, और फिफ्थ है राइटिंग यानी लेखन। इन 5 कंपोनेंट्स पे जो है जोर देना है FLN में। तो ये था आपका टॉपिक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की, जिसमें हम कहते हैं प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा। अर्ली चाइल्डहुड केयर होता है प्रारंभिक बचपन देखभाल और एजुकेशन शिक्षा, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे ECCE। ECCE का अर्थ पहले देख लेते हैं, मीनिंग ऑफ ECCE। तो इसमें ए है, ECCE शब्द में 3 मुख्य शब्द सम्मिलित हैं। पहला है अर्ली चाइल्डहुड, जिसे कहेंगे प्रारंभिक बचपन। दूसरा है देखभाल मीन्स केयर। तीसरा है शिक्षा यानी एजुकेशन। तो आप ECCE का मतलब सोच लें। पहला जो EC है मीन्स अर्ली चाइल्डहुड, फिर C है वो मीन्स केयर, और फिर E जो है उसका मतलब एजुकेशन। आई होप ECCE का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं B पर, प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड। तो जो अर्ली चाइल्डहुड है वो जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि है। आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अर्ली चाइल्डहुड वो कौन सी स्टेज है, तो इट इज़ फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर्स। ECCE 2013 पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार प्रारंभिक वर्षों के 3 उपचरण हैं और प्रत्येक की अपनी आयु विशिष्ट विकासात्मक प्राथमिकताएं हैं। और आयु विशिष्ट विकासात्मक प्राथमिकताओं को कहेंगे एज स्पेसिफिक डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज। तो ECCE सब स्टेजेस की बात करते हैं। ECCE उपचरण, तो इसमें पहला है आपका कंसेप्शन टू बर्थ यानी गर्भाधान से जन्म तक। सेकंड है बर्थ टू 3 ईयर्स, जन्म से 3 साल। और फिर है 3 to 6 ईयर्स यानी 3 से 6 साल। तो 3 उपचरण हैं ECCE के। हमने आपको बताया अभी, कंसेप्शन टू बर्थ जिसे कहेंगे गर्भाधान से जन्म तक, और फिर है बर्थ टू 3 ईयर्स यानी जन्म से 3 साल, और फिर कहेंगे 3 to 6 ईयर्स यानी 3 से 6 साल। ECCE तेजी से वृद्धि और विकास की विशेषता जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। ECCE जो है यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर है और एजुकेशन जो है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जन्म से 6 वर्ष तक है। तो उसकी जो है विशेषता जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। देखभाल यानी केयर से हमारा अभिप्राय प्यार और स्नेह प्रदान करना है। अगर हम केयर की बात करें तो इसका अभिप्राय है लव एंड अफेक्शन, उसको बच्चों को देना, और सभी बच्चों के लिए एक स्वस्थ यानी हेल्दी, स्वच्छ मीन्स क्लीन, सुरक्षात्मक मीन्स सेफ, और उत्तेजक वातावरण मीन्स स्टिम्युलेटिंग एनवायरनमेंट हमें सुनिश्चित करना है। शिक्षा खोज, कोई भी हमें इन्वेंशन करना हो, डिस्कवरी करनी हो, प्रयोग एक्सपेरिमेंट करना हो, अवलोकन उसका आकलन करना हो, भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन, और अंत्यक्रिया के माध्यम से ज्ञान यानी नॉलेज, कौशल स्किल्स, दृष्टिकोण एटीट्यूड्स और मूल्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। तो बात करें शिक्षा की, कि शिक्षा खोज, प्रयोग, अवलोकन, भागीदारी और अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। आगे है ऐसे सभी अनुभव बालकों को अपने और अपने आसपास की दुनिया की विषय में ज़्यादा जानने में सहायता करते हैं। ऐसे सभी अनुभव जो हैं वो बालकों को यानी बच्चों को अपने और अपने आसपास की जो दुनिया है उसके विषय में ज़्यादा जानने में सहायता करते हैं। इस तरह ECCE का तात्पर्य सभी छोटे बालकों को स्वास्थ्य और पोषण यानी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के साथ साथ आरंभिक सीखने के अवसरों सहित देखभाल प्रदान करना है। तो ECCE मीन्स
अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसमें जो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के साथ साथ आरंभिक सीखने के जो अवसर होते हैं उनके साथ जो है देखभाल भी प्रदान करना है, यानी उनकी करनी है। अब हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, योग्यता आधारित शिक्षा। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन स्पष्ट प्रदर्शन के परिणामों से होता है, जो सीधे सीधे विद्यार्थी क्षमता से संबंधित और विद्यार्थी की योग्यता मापते हैं। तो सबसे पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का, कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में जो विद्यार्थियों की जो तत्परता जो है उसका आकलन स्पष्ट प्रदर्शन के परिणामों से होता है, जो सीधे विद्यार्थी क्षमता यानी उनकी जो कैपेसिटी है उससे रिलेटेड और विद्यार्थियों की योग्यता यानी एबिलिटी को मापते हैं। योग्यता आधारित प्रारूप का उपयोग, योग्यता आधारित मीन्स एबिलिटी बेस्ड जो प्रारूप है उसका उपयोग विद्यार्थियों को उन कौशलों को विकसित करने में सहायता करने के लिए बनाए गए पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए निकट और दूर के भविष्य के काम के लिए तैयार करने के लिए दिया जाता है। इस कार्यक्रम में उनकी सफलता का आकलन करने के लिए किया जाता है कि वे अपनी क्षमता का आकलन करने के लिए किस तरह से मूल्यांकन करते हैं। तो द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन मीन्स CBE कहेंगे हम इसको। अप्रोच अलाउड स्टूडेंट्स टू एडवांस, ये अलाउ करती है स्टूडेंट्स को कि वो आगे बढ़ें बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, अपनी योग्यता के आधार पर, टू मास्टर ए स्किल, कि वो किसी कौशल में महारत हासिल करें या किसी कॉम्पिटेंसी में महारत हासिल करें एट देयर ओन पेस, अपने स्वयं की गति पर, रिगार्डलेस ऑफ एनवायरनमेंट, चाहे वातावरण कोई भी हो। तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। इसी से आपको क्लियर हो जाएगा अप्रोच अलाउज स्टूडेंट्स टू एडवांस बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी to master a skill or competency at their own pace regardless of environment. Now, competencies that affect teaching and learning. Competencies जो अफेक्ट करती हैं टीचिंग और लर्निंग को। योग्यताएं जो शिक्षण और सीखने को प्रभावित करती हैं। दक्षताओं यानी कॉम्पिटेंसीज कि ये 4 वर्ग यानी क्लासेस सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों तरह से शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। इन दक्षताओं का उपयोग प्रभावी शिक्षक विकास यानी इफेक्टिव टीचर डेवलपमेंट के निर्माण बिल्डिंग के लिए उपलब्ध अनेक विशिष्ट कौशल और ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए किया जा सकता है। दक्षताएं यानी कॉम्पिटेंसीज कि ये 4 वर्ग यानी क्लासेस सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से शिक्षण और अधिगम टीचिंग और लर्निंग को प्रभावित करते हैं। इन दक्षताओं यानी कॉम्पिटेंसीज का उपयोग प्रभावी शिक्षक विकास जिसे कहेंगे इफेक्टिव टीचर डेवलपमेंट के निर्माण यानी बिल्डिंग के लिए उपलब्ध अनेक विशिष्ट कौशल स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट है निर्देशात्मक वितरण जिसे कहेंगे इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी। सेकंड है कक्षा प्रबंधन यानी क्लासरूम मैनेजमेंट। थर्ड है रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। और फोर्थ है व्यक्तिगत दक्षता यानी पर्सनल कॉम्पिटेंसीज। अगेन रिपीट, फर्स्ट इज निर्देशात्मक वितरण यानी इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी। सेकंड है कक्षा प्रबंधन यानी क्लासरूम मैनेजमेंट। थर्ड है रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। और फोर्थ है व्यक्तिगत दक्षता यानी पर्सनल कॉम्पिटेंसीज। तो नियंत्रण कंट्रोल, आत्म प्रभावकारिता सेल्फ एफिकेसी तथा सकारात्मक प्रत्याशा यानी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी जैसे कौशल शिक्षक की व्यक्तिगत दक्षता यानी पर्सनल कॉम्पिटेंसीज हैं जो प्रभावी शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। नियंत्रण कंट्रोल, आत्म प्रभावकारिता यानी सेल्फ एफिकेसी तथा सकारात्मक प्रत्याशा यानी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी जैसे जो कौशल हैं वो शिक्षक की व्यक्तिगत दक्षता यानी पर्सनल कॉम्पिटेंसीज हैं जो प्रभावी शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स में आस्क स्टूडेंट टू सबमिट ए वीडियो ऐसे। उदाहरण के तौर पर जो अध्यापक हैं वो विद्यार्थियों को ये कह सकते हैं कि वो एक वीडियो ऐसे को सबमिट करें। या
क्रिएट डिजिटल पोर्टफोलियो या किसी डिजिटल पोर्टफोलियो को क्रिएट करें दैट कैन बी शेयर्ड ऑनलाइन, जिसे कि जो है ऑनलाइन शेयर किया जा सके। तो ये चीज़ें जो हैं आती हैं कि भाई बच्चे के अंदर जो है पर्सनल कॉम्पिटेंसी जो है वो विकसित हो सके। अब है बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज ऑफ ए टीचर, एक शिक्षक की व्यवहारिक दक्षताएं। फर्स्ट है प्लानिंग नियोजन और सेकंड है कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी यानी संप्रेषण योग्यता। पहले बात करते हैं शिक्षक की जो व्यवहारिक दक्षताओं में जो प्लानिंग है उसकी, जिसे कहेंगे नियोजन। तो प्लानिंग सुनिश्चित करता है कि कक्षा में विद्यार्थियों का समय सार्थक हो। प्लानिंग से ये देखना है कि हमारे को जो विद्यार्थी हैं यानी जो छात्र हैं उनका जो समय जो है, जो टाइम है वो सार्थक हो, वो वेस्ट ना हो। उनके शिक्षक के रूप में वह सभी गतिविधियों को विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों से जोड़ता है। एक टीचर जो है वो सभी गतिविधियों को विशिष्ट जो शिक्षण उद्देश्य हैं, स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनसे जोड़ता है और दैनिक पाठों यानी जो डेली लेसन्स हैं को सभी दीर्घकालिक इकाइयों यानी जो लॉन्ग टर्म यूनिट्स हैं उनसे जोड़ता है, कनेक्ट करता है। तो ये है प्लानिंग कि टीचर ये इंश्योर करता है, ये सुनिश्चित करता है कि कक्षा में जो बैठे विद्यार्थी हैं उनका समय सारा यूटिलाइज हो और एक शिक्षक के रूप में वो सभी गतिविधियां जो है एक्टिविटीज़ हैं को विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों से जोड़ता है, जो कि हमारे स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और जो हम डेली लेसन प्लान तैयार करते हैं उनको सभी दीर्घकालिक इकाइयों जो लॉन्ग टर्म यूनिट्स हैं उनसे टीचर कनेक्ट करता है, जोड़ता है। अब बात करते हैं हम कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी की। कम्युनिकेशन होता है आपका संप्रेषण और कॉम्पिटेंसी योग्यता या दक्षता। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को संगठन के अंदर और बाहर के व्यक्तियों के लिए लिखित और मौखिक रूपों में विचारों को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। इसमें ये कहा गया है कि एक व्यक्ति को संगठन के अंदर और बाहर के जो व्यक्तियों के लिए लिखित और मौखिक रूपों में विचारों को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। तो यदि कोई टीचर जो बाहर के जो व्यक्ति हों उनको लिखित और मौखिक रूप से अपने विचारों को स्पष्ट कर सकता है और प्रभावी तरीके से व्यक्त करने में अगर वो सक्षम है तो उसके अंदर कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी है। अब हम बात करते हैं कि बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज ऑफ टीचर में कुछ और बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज की, जिसमें पहला है छात्रों के साथ अच्छी तरह से अंत्यक्रिया करना। अंत्यक्रिया को कहेंगे इंटरैक्शन। टीचर को अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है प्रॉपरली इंटरैक्शन करना चाहिए। उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर सके। फिर आते हैं समस्या समाधान के ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर आता है आपका उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी। फिर आता है जिम्मेदारी होना, बीइंग रिस्पॉन्सिबल। तो जो टीचर है उसको स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, टीचर में प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए और टीचर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्यूरिकुलम। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्यूरिकुलम है उसका प्रोसेस का है। पहला डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, जो दक्षताएं हैं उनका विकास। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज इनटू थीम्स, जो कॉम्पिटेंसीज हैं, जो दक्षताएं हैं उनका संगठन विषय वस्तु में करना। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थीम्स इनटू कोर्सेज, थीम्स का ऑर्गेनाइजेशन कोर्सेज में करना। फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्सेज इनटू ए क्यूरिकुलम, और कोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन एक क्यूरिकुलम में करना यानी पाठ्यचर्या में करना। पांचवा आता है आपका ऑन गोइंग प्रोग्राम एवेल्युएशन, जो ऑन गोइंग है, जो चल रहा है जो कार्यक्रम, उसका मूल्यांकन करना। तो ये है आपका प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्यूरिकुलम। फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज इनटू थीम्स, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थीम्स इनटू कोर्सेज, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्सेज इनटू ए क्यूरिकुलम, फिफ्थ ऑनगोइंग प्रोग्राम एवेल्युएशन। अब हम बात करेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, यानी अनुभवात्मक शिक्षा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। अनुभवात्मक शिक्षा वो प्रक्रिया है जो कर
के जो करने के द्वारा होती है, मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, मैंने करने के द्वारा उसको सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके देखना, इसे हम कहेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी ये अनुभव के द्वारा आती है। बाय इंगेजिंग स्टूडेंट्स इन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्शंस, विद्यार्थियों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस और रिफ्लेक्शन में इंगेज करके, यानी जो भी बच्चे काम कर रहे हैं, मान लो सपोज करो वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो प्रयोगशाला में उनको वो खुद जाकर करने के लिए दिया जाए, तो उसे हम कहेंगे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। यदि हम कोई भी मशीन खुद चला के देखते हैं तो वो भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस होता है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस के द्वारा दे आर बेटर एबल टू कनेक्ट थ्योरीज एंड नॉलेज, वो फिर क्या कर सकते हैं, थ्योरीज यानी सिद्धांत और नॉलेज को अच्छी तरह से जो है कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि क्लासरूम में सीखे गए हैं, और फिर उसको रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में ले जा सकते हैं। तो ये है आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। बाय एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्शन, they are better able to connect theories and knowledge learned in the classroom to real world situations. Next, experiential learning opportunities exist in a variety of course. जो experiential learning opportunities हैं वो exist करती हैं variety of course and non-course based forms में, and may comprise community service, और community service को comprise कर सकती हैं, service learning को, undergraduate research को, स्टडी अब्रॉड और अवे को, और कल्मिनेटिंग एक्सपीरियंसेस को सच एज इंटर्नशिप्स, स्टूडेंट टीचिंग एंड कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स टू नेम ए फ्यू। यदि हम कुछ का जिक्र करें तो ये हैं आपके, इसमें बात आ जाती है कम्युनिटी सर्विस की, तो समुदाय सेवा, सर्विस लर्निंग, अंडर ग्रेजुएट रिसर्च, स्टडी अब्रॉड या स्टडी अवे, एंड कल्मिनेटिंग एक्सपीरियंसेस सच एज इंटर्नशिप्स, स्टूडेंट टीचिंग एंड कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स टू नेम ए फ्यू, यदि कुछ की बात की जाए तो। व्हेन स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन एक्सपीरियंशियल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ दे गेन, जब विद्यार्थी अनुभवात्मक शिक्षा में भाग लेते हैं, अनुभवात्मक शिक्षा के अवसरों में भाग लेते हैं, तो दे गेन वे प्राप्त करते हैं। फर्स्ट है ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स मटेरियल, कोर्स मटेरियल की अच्छी समझ। सेकंड है ए ब्रॉडर व्यू ऑफ द वर्ल्ड एंड एन अप्रिसिएशन ऑफ कम्युनिटी, विश्व का एक विस्तृत दृष्टिकोण और समुदाय की प्रशंसा। थर्ड है इंसाइट इनटू देयर ओन स्किल्स, इंटरेस्ट्स, पैशंस एंड वैल्यूज, अपनी जो खुद की जो स्किल्स हैं, दक्षताएं हैं, उसके अंदर अंतर्दृष्टि डालना, इंटरेस्ट्स, रुचियाँ, पैशंस, अनुभूति, और वैल्यूज, मूल्य। उसके बाद फोर्थ है द ग्रेटिफिकेशन ऑफ असिस्टिंग इन मीटिंग कम्युनिटी नीड्स, जो उनको मतलब जो है खुशी मिले कि भाई वो समुदाय की जो आवश्यकताएं हैं उसमें जो है हेल्प करें ताकि वो पूरी हों। फिफ्थ है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप स्किल्स, आत्मविश्वास और नेतृत्व दक्षताएं। अगला है पॉजिटिव प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एंड स्किल सेट्स, पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक, पेशेवर प्रथाएं और स्किल सेट्स। अगला है अपॉर्चुनिटीज़ टू कोलैबोरेट विद डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल, और जब स्टूडेंट्स एक्सपीरियंशियल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ में भाग लेते हैं तो उनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होती हैं कि भाई वो डाइवर्स जो विभिन्न जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, विपरीत जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लोग हैं, उनसे जो है कोलैबोरेट करें, उनसे तालमेल बिठाएं। आगे है एक्सपीरियंशियल लर्निंग फोकसेस ऑन द आइडिया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इस विचार पर फोकस करती है दैट द बेस्ट वेज टू लर्न थिंग्स, कि चीज़ों को सीखने का जो बेस्ट तरीका है इज बाय एक्चुअली हैविंग एक्सपीरियंसेस, वो अनुभव के द्वारा ही हो सकता है वास्तव में। दोज एक्सपीरियंसेस देन स्टिक आउट इन योर माइंड, और वो अनुभव तब आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। एंड हेल्प यू रिटेन इन्फॉर्मेशन एंड रिमेंबर फैक्ट्स, और आपकी मदद करते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन को रिटेन करें और तथ्यों को याद रखें। सम फेमस प्रपोनेंट्स, कुछ जो प्रसिद्ध प्रपोनेंट्स हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के, अनुभवात्मक शिक्षा के, वो हैं जॉन डीवे, कुर्ट लेविन और जीन पियाजे। आपसे पूछ लिया जाए कि
कि नेम सम ऑफ द प्रोपोनेंट्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, देन यू शुड नो दैट दे आर जॉन डीवे, कर्ट लुबिन एंड जेन बियाजे। फॉर टीचर्स, अध्यापकों के लिए, creating opportunities for students to have experiences based on the things they are learning about is key। अध्यापकों के लिए, बच्चों के लिए अवसर पैदा करना कि भाई वो जो है अनुभव हासिल करें जो कि उन चीज़ों पर आधारित हैं जिसके बारे में वो सीख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। टीचर्स कैन हेल्प क्रिएट इन्वायरमेंट्स, टीचर्स ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं वेयर स्टूडेंट्स कैन लर्न, जहाँ विद्यार्थी सीख सकते हैं एंड हैव एक्सपीरियंसेस एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ जो है अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। टीचर्स हु अंडरस्टैंड लर्निंग थ्योरीज, अध्यापक जो लर्निंग थ्योरीज को समझते हैं, कैन बेटर ऑप्टिमाइज देयर क्लासरूम, वो अपने क्लासरूम को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड हेल्प मोर स्टूडेंट्स, और ज़्यादा विद्यार्थियों की मदद कर सकते हैं लर्न इन वेज, उन तरीक़ों से सीखने में दैट वर्क फ्रॉम देम, जो उनके लिए काम करे। बीइंग ए सक्सेसफुल टीचर, एक सफल अध्यापक होने के नाते अर्थ है इसका फोकसिंग ऑन हाउ बेस्ट टू हेल्प स्टूडेंट सक्सीड, कि आप कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं कि आपके जो विद्यार्थी जो हैं वो सफल हो सके। नाउ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एग्जाम्पल्स, जो अनुभवात्मक शिक्षा है ना उससे कुछ उदाहरण देखते हैं। देर आर सेवरल वेज, ऐसे बहुत से तरीके हैं दैट एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज़ यूज्ड एवरी डे, कि अनुभवात्मक शिक्षा का रोज़ाना इस्तेमाल किया जाता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला है गोइंग टू द जू टू लर्न अबाउट एनिमल्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, जू में जाना टू लर्न अबाउट एनिमल्स, कि भाई एनिमल्स के बारे में लर्न करना थ्रू ऑब्जर्वेशन, देख कर, इंस्टेड ऑफ रीडिंग अबाउट दैम, बजाय कि उनके बारे में पढ़ना। अब हम जू में यानी चिड़ियाघर में जो जानवर देखेंगे वो हमें जल्दी याद हो जाएंगे उनके नाम, क्योंकि हमने उनको जो है अपनी आँखों से देखा है, और अगर हम उनको पढ़ेंगे तो हम इतनी जल्दी उसको नहीं कर पाएंगे। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में यही है कि आप जो है खुद अपने आँखों से उसको देखें, खुद अनुभव लें, तो आप उसको जो है ऑब्जर्व करें, तो आप चीज़ें को अच्छी तरह से समझ पाएंगे बजाय कि उनके बारे में पढ़ने से। तो फर्स्ट पॉइंट था आपका गोइंग टू द जू टू लर्न अबाउट एनिमल्स थ्रू ऑब्जर्वेशन इंस्टेड ऑफ रीडिंग अबाउट दैम। सेकंड है हॉपिंग ऑन ए बाइसिकल टू ट्राई एंड लर्न टू राइड, बाइसिकल पर चढ़ने की कोशिश करना और उस पर सवारी करने की कोशिश करना, उसको चलाने की कोशिश करना। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू योर पेरेंट्स एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, बजाय कि आप अपने पेरेंट्स को सुने कि भाई वो कॉन्सेप्ट को जो है एक्सप्लेन करें। अगला है ग्रोइंग ए गार्डन, एक गार्डन को ग्रो करना। टू लर्न अबाउट फोटोसिंथेसिस, कि भाई वो फोटोसिंथेसिस के बारे में मतलब सीखें इंस्टेड ऑफ वॉचिंग ए मूवी अबाउट। तो आप ऐसा करेंगे, एक बगीचे को ग्रो करें ताकि आप फोटोसिंथेसिस के बारे में सीख सकें बजाय कि उसके बारे में एक मूवी देखें। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटीज़ टू इंक्लूड इन द क्लासरूम, कक्षा में कौन कौन सी आप अनुभवात्मक शिक्षा से संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित कर सकते हैं। इट्स सिग्निफिकेंट फॉर करंट एंड एस्पायरिंग टीचर्स, ये महत्वपूर्ण है वर्तमान और जो अध्यापक जो बनना चाहते हैं फ्यूचर में, टू वर्क टू इंक्लूड एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ इन देयर क्लासरूम, कि भाई वो वर्क करें कि भाई आप अपनी क्लास में जो अनुभवात्मक शिक्षा की जो अवसर हैं उनको शामिल करें। तो इट्स सिग्निफिकेंट, ये महत्वपूर्ण है फॉर करंट एंड एस्पायरिंग टीचर्स टू वर्क टू इंक्लूड एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ इन देयर क्लासरूम, ये वर्तमान और भविष्य के अध्यापकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है कि वो इस दिशा में कार्य करें कि वो अपने कक्ष में अनुभवात्मक शैक्षिक अवसरों को इंक्लूड करें। देर आर सेवरल वेज, ऐसे अनेक तरीके हैं टीचर्स कैन वर्क, जिसके अनुसार अध्यापक काम कर सकते हैं टू इंक्लूड दीज लर्निंग एक्टिविटीज़ इन देयर क्लास, कि वो इन लर्निंग एक्टिविटीज़ में को अपने क्लास में इंक्लूड करें। पहला है फील्ड ट्रिप्स, यानी शैक्षिक भ्रमण पर बच्चों को ले जाया जाए जहाँ उनको नए नए एक्सपीरियंस मिलें, नई नई बातें सीखें। आर्ट प्रोजेक्ट्स करें, कलात्मक प्रोजेक्ट्स जो है बच्चों से बनवाए जाएं। साइंस एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाएं बच्चों से। मॉक सिटीज और ट्रायल्स को क्रिएट किया जाए। रोल प्लेइंग को बढ़ावा दिया जाए। रिफ्लेक्शन एंड जर्नलिंग को बढ़ावा दिया जाए। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जाएं और इंटरेक्टिव क्लासरूम गेम्स हों
तो ये कुछ बातें हैं जैसे फील्ड ट्रिप्स, आर्ट प्रोजेक्ट, साइंस एक्सपेरिमेंट्स, मॉक सिटीज एंड ट्रायल्स, आपका रोल प्लेइंग, रिफ्लेक्शन एंड जर्नलिंग, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, इंटरेक्टिव क्लासरूम गेम्स। ये चीज़ें अगर होंगी तो क्लासरूम में जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। तो इन चीज़ों को कक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। ये आपकी सारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। तो ये लर्निंग एक्टिविटीज़ टीचर को अपने क्लास में इंक्लूड करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है आज आपका यूनिट 2 में एक्सपीरियंशियल लर्निंग तक हमने यूनिट 2 सॉल्व की है। अगले वीडियो में हम यूनिट 2 जो है कंप्लीट कर देंगे। तो यदि आपको ये पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप के अंतर्गत आपको ये टॉपिक पसंद आया है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।